हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और अब तक जितना भी पढ़ाया है वह आपने पढ़ ही लिया होगा। तो जल्दी बताओ अब तक क्या पढ़ाया है हमने। तो बेटा अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक। आज हम इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन नीट में भी आता है, मेंस में भी आता है, एग्जाम में तो आते ही आता है। सिंपल सा चैप्टर है, एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसको आप ध्यान से सुने और रिवाइज भी करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके आपके ऑलमोस्ट 3 या 4 लेक्चर होंगे, बट आज के जो लेक्चर है हमारा वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। इसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ज़्यादा लिखना ना पड़े, हमने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स बना के रखी हैं, ये सब आप देखें, ये सब हमें आज करनी है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे इसके अंदर कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, किस एलिमेंट को हम बोलेंगे कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो सुन लो कान खोल के ध्यान से, अभी बात समझ में आपकी आ जाएगी। वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आएगा। ये बात सब जानते हो। हमारे पास सबशेल कौन से होते हैं बेटा? सबशेल होता है एस, सबशेल होता है पी, सबशेल होता है डी, 1 2 3 4, और सबशेल कौन सा होता है? एफ, 1 2 3 4 5 6। अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में आ रहा है? पी में आता है तो उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। डी में आता है तो डी ब्लॉक, एफ में आता है तो एफ ब्लॉक। तो बात समझ में आ गई। वो सारे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देख लें आप, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब सुन लो ध्यान से बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या तो 1 होगा या 2 होगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इसीलिए ये कभी भी अकेले नहीं मिलते। हर चीज चाहती है कि इनके आन के गले मिल जाए, इनसे चिपक जाए। तो हमेशा क्या होता है यहाँ पर, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस ब्लॉक एलिमेंट हमेशा क्या मिलेंगे बेटा आपको? कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं मिलेंगे हमें फ्री स्टेट में? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, रिएक्टिव मेटल है, तो ये कंपाउंड बना लेते हैं। बात समझ में आ गई। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं जल्दी बताओ अक्षय? कितने ग्रुप हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? शाबाश, 18 ग्रुप हैं। अब 18 में से जो आपके स्टार्टिंग के 2 ग्रुप हैं, सुन लो बेटा ध्यान से, इस 18 में से जो आपके स्टार्टिंग के 1 और 2 ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप आते हैं। ग्रुप वन का नाम क्या है? अल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड का नाम क्या है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ये तो ये अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं वो भी सुन लो जरा। अब देखें आप ध्यान से, ये जो वर्ड ड्राइव हुआ है अल्कली, ये ड्राइव हुआ है एक अरेबिक वर्ड अल-कुल्ली से। एक पेड़ था, ट्री था, जिसको बोला गया था, जिसका नाम था अल-कुल्ली। जब उसकी ऐश थी, उसको जब जलाया गया तो जो उसमें राख थी, जो ऐश थी, उसके अंदर हमें अल्कली मेटल मिले। उनके अंदर हमें ये मेटल मिले और इन मेटल के जो कंपाउंड थे वो बेसिक थे, एल्कलाइन थे, तो इसका नाम क्या रख दिया? अल्कली मेटल्स। बात समझ में आ गई। तो ये अरेबिक वर्ड से ड्राइव है। और ये आपका सेकंड क्या था? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बाद में ये देखा गया कि कुछ मेटल हैं जिनका नेचर इनकी तरह ही है। जो जो कंपाउंड इनके बन रहे थे जैसे कंपाउंड, वैसे ही कंपाउंड इनके भी बने, मतलब बेसिक नेचर के बने। बट ये क्या थे? ये हमें मोस्टली अर्थ में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो क्या बोल दिया गया इसको? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहले देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम भी होता है बट वो रेडियो एक्टिव होता है, तो बस याद रखो फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है।
अब सबसे ज्यादा मिलने वाला जो अल्कली मेटल है वो कौन सा है? 7। अर्थ क्रस्ट में 7% पे जो है आपका वो आपका वो आपका कौन सा है? सोडियम। फिर आपका 8 पे कौन सा है? आपका पोटेशियम। और सबसे लीस्ट कौन सा मिल रहा है मुझे? सीजियम। अब ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। हर एलिमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिट सेल होता है। तो इसका जो यूनिट सेल है बेटा वो कैसा था? इसका जो यूनिट सेल था आपका वो कैसा था? इसका यूनिट सेल था बीसीसी, इसका भी बीसीसी, सब कितने थे? बीसीसी। और सब जानते हो कि अगर हमारे पास बीसीसी लैटिस है तो उसकी रैंक, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितने होंगे? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितने होंगे बेटा? कितने होंगे? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2। तो जब भी कोई भी अल्कली मेटल है वो क्रिस्टलाइज किस में करेगा? बीसीसी लैटिस में। और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? एक यूनिट सेल में 2 होंगे। जो 11th के बच्चे हैं उनके हो सकता है ये बात समझ में ना आए, बट नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक हमारा 12th का स्ट्रक्चर ये हमारा किसका है? सॉलिड स्टेट का। जो ड्रॉपर्स हैं उनके तो बात समझ में आ ही गई होगी, जिनकी आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई छोड़ दो। एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए सारे। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर आपका नेक्स्ट आगे हमारे पास यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम। तो ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। तो सुन लें आप ध्यान से, ये कितना है आपका? 51। इसकी अबंडेंस कितनी है? 6, 5, 15, 14। तो ये अर्थ क्रस्ट में इनकी जो अबंडेंस है ये वो शो करी गई है। अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी है? ऑक्सीजन की। सेकंड में किसकी है? आपकी सिलिकॉन की। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यहाँ कहानी बहुत बदल जाती है बेटा। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, और अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं है इसीलिए प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होती, यहाँ पर वेरिएशन मिलता है काफ़ी। तो याद रखना, अल्कली मेटल जितने भी हैं वो सब बीसीसी में क्रिस्टलाइज करते थे, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सब अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टलाइज करते हैं। बस इतना याद रखो तुम, ठीक है बेटा। अब हम बात करने वाले हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गई आपकी NS1। N क्या है यहाँ पर? वैलेंस शेल। तो जितने भी अल्कली मेटल हैं उसमें लास्ट में वैलेंस शेल में हमेशा क्या होगा आपका? एक इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल लिथियम लेते हैं हम, तो देखो बेटा हमने लिया लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 3 था। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s1, तो लास्ट में 1 आया। फिर हमने क्या लिया? सोडियम का कितना था बेटा? 11 था। इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर हमने नियॉन लिख दिया और ये लिख दिया 3s1। अब जो आपका इसके बाद आएगा उसमें क्या हो जाएगा आपका? 4s1, उसके बाद वाले में 5s1, देन फिर आपका 6s1। तो याद रखना, अल्कली मेटल क्या होगा? जिसमें लास्ट शेल में एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी और उसके वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में, एस सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो वो क्या होगा आपका? अल्कली मेटल। सेम ऐसे ही अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, 2 आ गए ना बेटा, तो ये इसका मतलब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ऐसी हम बात करें आपका, यहाँ पर हमने लिखा मैग्नीशियम लिखा हमने, कितना था इसका? 12 था। 1s2 2s2 2p6 आपका 3s2, तो ये मैग्नीशियम हो गया। इसके बैलेंस शेल में कितना है बेटा? इसके एस सब शेल में 2 आ गए, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। एक बात याद रखो, जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल से डिफरेंट होती है, इसीलिए इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है मोस्टली। ये बात आगे हमने बताई भी है, लेकिन अभी आप याद रखें, पूछा जाए कि कौन सा मेटल है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, कौन सा नहीं है? आपका बेरिलियम आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कंपाउंड अल्कलाइन होते ही नहीं है, इसीलिए ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। ये बात सबके क्लियर हो गई होगी। अब मैंने कैल्शियम लिखा, जल्दी बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 20 था। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2।
3s2। अब क्या होगा बेटा, 3s2 के बाद आपका आएगा 3p6 और ये हो जाएगा 4s2। तो वैलेंस शेल में फिर से क्या होगा, 2 हो गए। अगर वैलेंस शेल में s आपके जब भी कन्फिग्रेशन करी और s सब शेल में, वैलेंस वाले s सब शेल में 2 हैं, तो मैंने बता दिया वो क्या हो गया आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है यहाँ तक बात। चलो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं इसका। तो जो पहला हमारा टॉपिक है इसका वो क्या है बेटा, वो है आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये बात सबको पता है कि रेडियस क्या होता है, समझ लो। सुन लो बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, या इफेक्टिव भी छोड़ दो, न्यूक्लियर चार्ज समझ लो बस। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बताएं आप लोग, जल्दी जल्दी। शाबाश, न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से करते हैं। होता क्या है ये, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं, जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वही क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस का चार्ज वही क्या है आपका न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लिथियम, मैंने लिखा लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है बेटा, ये लिखा मैंने नियॉन। फ्लोरीन में क्या लगा दिया हमने ये। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर 3 था, इसका 4 था, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपसे पूछा जाए कि इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा बेटा, इसका न्यूक्लियर चार्ज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब देखो, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है मतलब न्यूक्लियस में उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव क्या करेगा आपका बेटा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन होगा, और जितना अट्रैक्शन होगा उतना कम रेडियस होगा। तो याद रखो, लेफ्ट से राइट जब भी जाओगे, लेफ्ट से राइट जब भी जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस का जो रेडियस है वो वंडरवॉल रेडियाई में मेजर किया जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो आप जान लो। अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। लेकिन जितनी भी नोबल गैसेस हैं, जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सब का क्या होगा आपका, नोबल गैसेस का आपका सबका, नोबल गैसेस का हमेशा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा रेडियस होगा। बात क्लियर होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो देखिए आप ध्यान से, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आप, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटा, एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इज लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के अलावा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा, ड्यू टू वीक न्यूक्लियर चार्ज। ये बात क्लियर हो गई। इसका जो न्यूक्लियर चार्ज था बेटा सबसे कम था। देखिए आप ध्यान से, इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम था तो इसका रेडियस इन सबसे ज़्यादा है, लेकिन नियॉन से क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। टॉप से बॉटम आओगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। जैसे लिथियम के कितने शेल थे बेटा, लिथियम का ये न्यूक्लियस हो गया, 1 शेल 2 शेल, लिथियम में 2 शेल थे। फिर आपका सोडियम में कितने शेल हो जाएंगे, न्यूक्लियस 1 शेल 2 शेल 3 शेल। टॉप से बॉटम आओगे, शेल बढ़ेंगे, शेल बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा, फ्रेंशियम का होगा, सबसे कम रेडियस किसका होगा, लिथियम का होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब सुनो, एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन अल्कली मेटल ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। स्ट्रॉन्ग मतलब कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। तो आप देखें, इसका न्यूक्लियर चार्ज इससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्कली मेटल का रेडियस ज़्यादा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल से इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। जैसे कि यहाँ पर इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ऐसे मैंने लिखा सोडियम, सोडियम का ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल क्लियर आपकी हो गई होगी।
और फिर वही टॉप से बॉटम आने पर ये क्या हो गया, ये एरो उल्टे लग गए, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा 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 ज्यादा। ठीक है बेटा, तो टॉप से बॉटम आने पर आपका यहाँ पर बता नहीं रहे हैं आप लोग कि हमने कौन सा पेज खोल रखा है। तो आप देखें यहाँ पर ध्यान से, वही टॉप से बॉटम आने पर रेडियस बढ़ेगा। यही रीजन है कि बेरिलियम का रेडियस सबसे कम, फिर किसकी, उसके बाद किसका है बेटा, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, सबसे ज़्यादा रेडियम का। तो उम्मीद करता हूँ ये एटॉमिक रेडियस वाली बात बिल्कुल क्लियर आपकी हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक ही चीज़ होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सुन लो ध्यान से बेटा, कोई एटम तुम्हारे पास है, कोई भी तुम्हारे पास एटम है, और एटम भी कैसा है, गैसियस स्टेट में है, अकेला पड़ा हुआ है। एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तुम्हें क्या करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ब्रेक होगा। अब ब्रेक कैसे होगा, जब तुम उसको एनर्जी दोगे। तो अब समझ में बात आ गई होगी, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। तो देख लो यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गया तक बात। एटम आपका गैसियस स्टेट में होना चाहिए, अकेला एक एटम होना चाहिए। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो एनर्जी तुम दोगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी बोलो, उसको हम बोल देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर, वेरी गुड। अब सुन लो ध्यान से, हमने ये देखा यहाँ पर एक है आपका एक है आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है। एक देखा हमने, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताओ बेटा, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बोलो बेटा, अंशिका जल्दी बताओ बेटा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको, इसको या इसको। शाबाश, बिल्कुल सही। बड़ा ये दूर दूर है, जब दूर है तो इसका अट्रैक्शन वीक होगा। अट्रैक्शन जब वीक होगा तो क्या करोगे, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम एनर्जी दोगे। यहाँ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रांग बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जिसका रेडियस कम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास बॉन्ड स्ट्रांग, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया तक बात, चलो वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पर यही पॉइंट हमने लिखा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। वही वाली बात बता दी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका रेडियस अल्कली मेटल से, जल्दी बोलो, कम होता है। तो यही रीजन भी है उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन ज़्यादा होती है, इन जनरल आयनाइजेशन ज़्यादा होती है अल्कली मेटल से। क्यों, क्योंकि उसका रेडियस छोटा होता है। लिख दी ये वाली बात, यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ऑर्डर देख लो, सबसे छोटा रेडियस किसका था, लिथियम का था। तो जाहिर सी बात है, जिसका रेडियस छोटा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका सबसे बड़ा, किसका था, सीथियम का था। सीथियम की आयनाइजेशन सबसे कम। ऐसे यहाँ देख लें, सबसे ज़्यादा किसकी थी, बेरिलियम की, और सबसे ज़्यादा बेरिलियम की और सबसे कम रेडियम की। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। आयनाइजेशन में अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली होगी। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई। ये बात यहाँ आप समझ भी लें कि जितनी कम आयनाइजेशन होगी, सबसे कम आयनाइजेशन किसकी थी, इसमें इसकी थी। जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतनी आसानी से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये बात समझ में आ रही है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है इसके अंदर, तो बता देना बिल्कुल आंखें बंद करके, सीजियम। क्यों, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन सबसे कम है। इसमें पूछा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, तो आंखें बंद करके या आंखें खोल के, तुम्हारी मर्जी है, बता देना। क्लियर हो गया तक बात। तो जितना
कम आयनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें से पूछा जाए सबसे रिएक्टिव कौन सा था आपका, ये था। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा था, ये था। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये था। ठीक है बेटा, अब इसी पे नेक्स्ट कहानी पे आते हैं हम, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जल्दी जल्दी बता दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और किस चैप्टर में तुमने ये पढ़ रखा है। क्या कहा? नहीं याद आ रहा? आना चाहिए था बेटा, रिवीजन करो, तुम्हें सब याद आएगा। ये आपने कहाँ पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में और मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि अगर कोई तुम्हारे पास, सुन लो ध्यान से, बात समझ में आ जाएगी बेटा। ये क्या है, जल्दी बोलो, ये क्या है? क्या है ये? मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, यहाँ से एक आपका कौन सा कलर लें, जल्दी बताओ। चलो ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक फोटोन आया, लाइट का फोटोन आया, इस पे पड़ा, आया, लात मार के इसको बाहर निकाल दिया। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब भी कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन मेटल पे पड़ता है, किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब मेटल पे पड़ेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हो गया तक बात? तो सुन लें आप ध्यान से। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस when radiation of suitable frequency fall on it is called PEE, photoelectric effect। क्लियर हो गया तक बात? अब जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्या कहा मैंने, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना जल्दी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन किसकी थी, सबसे ज़्यादा थी लिथियम की। लिथियम की बात किसकी थी आपकी, सोडियम की, फिर आपकी पोटेशियम की, ये आपकी रुबिडियम की, ये आपकी सीजियम की। तो ये सारे ही सारे, ये सारे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, बट लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीज़न आप बहुत अच्छे से जानते हो, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, या कह सकते हो हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है ना, ये सब शो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं मेटल वो कौन से करते हैं, पोटेशियम एंड सीजियम। क्यों करते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, अगर तुम्हें इसका आंसर मिल जाए तो। ठीक है, वरना फिर मैं बता दूंगा कभी ना कभी। क्लियर हो गया तक बात? तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेटल है जो आपका यूज़ नहीं होता, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा यूज़ नहीं होता, लिथियम। क्यों यूज़ नहीं होता? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ टॉपिक, आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए आप ध्यान से, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सॉफ्टनेस, जी हाँ सॉफ्टनेस, ये बात सुन लो ध्यान से, बचपन से सुनते हुए आ रहे हो कि जो आपके अल्कली मेटल होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि तुम नाइफ लो उसको काट दो, उसको आप नाइफ की हेल्प से काट सकते हैं, छुरी से आप काट सकते हो किसको, अल्कली मेटल को, इतने सॉफ्ट होते हैं। अब भाई सॉफ्ट तो है, क्यों है सॉफ्ट, इतने मेटल है फिर भी इतने सॉफ्ट, क्या बात है यार, कोई तो बात होगी इसकी। बिल्कुल है, क्या बात है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है, ये बात में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, सोडियम को देखो कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s1। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक था। मैग्नीशियम को देखो बेटा जल्दी फटाफट, मैग्नीशियम में कितना था, 1s2, 2s2, 2p6 और ये था आपका 3s2। मैग्नीशियम में दो थे। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि अल्कली मेटल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेटेलिक बॉन्ड के लिए। सुना आपने? नहीं सुना? दोबारा सुनो। किसी भी मेटल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही रिस्पॉन्सिबल हैं मेटेलिक बॉन्ड बनाने में। दो एटम के बीच, दो मेटल के बीच का जो बॉन्ड बनेगा, क्या बोलेंगे उसको, जल्दी जल्दी बताओ, उसको बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल में सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसका मेटेलिक बॉन्ड भी बहुत वीक होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो होते हैं, तो उसका जो बॉन्ड होता है वो कंपेरेटिवली स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। और यही रीजन है कि अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और टॉप से बॉटम आ रहे हो, बॉन्ड तो वही रहा, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा, साइज बढ़ता गया, तो उस वजह से क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ और कम हो गई, और कम होने की वजह से क्या हुआ, आपका सॉफ्टनेस और बढ़ गई। सोच के देखो खुद, एक दो बॉल को तुमने एक एक पतली सी रस्सी से बांध रखा है, अब बॉल का साइज तुम बढ़ाते जा रहे हो बट रस्सी तुम्हारी वही रही,
तो क्या होगा, वो बॉन्ड आपका वीक होता जाएगा। अब वो जो आपने बांध रखी थी रस्सी उसके अंदर, जो स्ट्रिंग आपने ली थी, वो अब जल्दी ब्रेक हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो सुन भी लिया आप ध्यान से, अल्कली मेटल आर वेरी सॉफ्ट, दे कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझा दिया पूरा आपको। सॉफ्टनेस ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। रेडियस बढ़ने से क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और कम होगी और आपकी सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा सॉफ्ट ये होगा। ठीक है बेटा। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर comparatively harder due to stronger metallic bond because of two valence electron। क्लियर होगा ये बात भी, कंपेरेटिवली हार्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्डर तो फिर तुम्हारे सामने यही रहेगा, टॉप से बॉटम आओगे, सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी। अब रिमार्क, रिमार्क देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। बेरिलियम इज द हार्डेस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है एस ब्लॉक में सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है? कौन सा है? बेरिलियम। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? भूलना नहीं है ना, सारी इंपॉर्टेंट बात थी, सब समझ में आपके आ ही गई होगी। कहानी